कार्यक्रम के दिखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो, तुम्हार मन के स्वागत है। जय जोहार है संगवारी थी के हूँ उरिद मूंग के दार। हाँ संगी, उरिद मूंग के दार, पुष्टई के भंडार, बड़ा बना ले संगी हलवा बना ले, बेचे माँ पैसा दी ही अपार। संगी बेचे माँ पैसा दी ही अपार, मूंग के दार पुष्टई के भंडार। हाँ संगवारी हो, तुम्हार मन के फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। और संगवारी हो, आज हम मन आप मन ला मूंग के जैविक खेती है ना। जैविक खेती का मतलब तुम समझ गए हो संगवारी, और रसायन से मुक्त। तुम जाना था कि रसायन के ज़्यादा उपयोग से हमार भूइयाँ मन कठुर्री हो जाते और जो फल फूल के जो बीज है तेखरो गुणवत्ता घलो कम हो जाते संगवारी हो। ओकरे सेती मूंग के जैविक खेती कैसे करना है यही विषय में चर्चा करबो संगवारी हो। तुम जाना तो मूंग है राहेर दार के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर मांग वाले कोई दार है तो मूंग है और उड़ीद है संगी हो। और मूंग के का है, मूंग के ते बड़ा घलो बना ले, मूंग के हलवा घलो बना ले, माने खारा मीठा दोनों चीज़ बनते संगवारी हो। और एला भिगो करके भी कच्चा घलो खाए जाते। बाजार में खर मांग हमेशा रहते संगवारी हो। ओकरे स्थिति अब वो कहूँ जैविक हो गए तो ओकर तो गुणवत्ता बढ़ जी संगवारी। तो ओकरे स्थिति हम आज आप मन ला मूंग के जैविक खेती कैसे करे जाए विषय में चर्चा करबो। और ये विषय के विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच में हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर सुनील कुमार अग्रवाल जी। ये बहुत बढ़िया जैविक खेती मूंग के करे हमें। तो आओ वो बन कैसे खेती करीन का करीन सबो बात ले जानबो। ओकर पहली ले लेथन एक छोटे से संदेश। देखिए, छत्तीसगढ़ की जलवायु जो है वो 3 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला जो है छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग जो है, छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग जो है जैसे कि रायपुर, बिलासपुर, ये जो आता है, ये क्षेत्र आता है मैदानी भाग में। उसके बाद आता है बस्तर का पठार जो आता है, जैसे बस्तर के पठार में जैसे कि अपन बात करें जगदलपुर है, सुकमा है, बीजापुर है, ये बस्तर के पठार में आता है। और अंबिकापुर का जो क्षेत्र है जहाँ नॉर्थ का मैदानी भाग जिसको पहाड़ी भाग कहते हैं, वहाँ पर जो जसपुर है, बलरामपुर, वहाँ पर आता है ये। तो ये तीनों क्षेत्र में ही इसकी बरबट्टी की खेती की जा सकती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जलवायु बरबट्टी के लिए बहुत ही उपयुक्त है। इसमें हम गर्मी में भी और बरसात में दोनों ही जो सीज़न है उसमें हम इसकी बरबट्टी की खेती आसानी से कर सकते हैं। रही बात है जैसे मिट्टी की बात कर रहे हैं आप, तो मिट्टी के लिए जैसे आप बात करेंगे तो मिट्टी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ की जो दोमट मिट्टी होती है या जो कन्हारी मिट्टी होती है, इसमें बहुत अच्छी खेती होती है। लेकिन जो रेतीली मिट्टी होती है इसमें हम ज़्यादा जो बरबट्टी की खेती है वो नहीं करते हैं। बरबट्टी की जो पीएच मान है अगर जैसे बात की जाए तो वो 6.5 पीएच मान तक बरबट्टी का बहुत अच्छा खेती की जा सकती है। संदेश के बाद में संगवारी हो तो हर मन के फिर से एक बार मैं स्वागत कर रहा हूँ। और जैसे कि आज तुम जाना था कि हमारा आज के जो विशेषज्ञ जी है डॉक्टर सुनील कुमार अग्रवाल जी मेरे आ चुके हैं। तो आवा एक घर से हमने ये चर्चा जानी सबसे पहली कि हमला अगर मूंग के जैविक खेती करना है तो ओखर बर हमला यहाँ के जो छत्तीसगढ़ के जलवायु है तेन कैसे होना चाहिए, या जलवायु हर उचित है कि नहीं है, और कौन जलवायु में बोना जाना चाहिए। और संगे संग यूँ जान लेथन कि ज़मीन के जो तैयारी है काबर के अलग अलग फसल की तैयारी अलग अलग होते संगवारी हो, तुमन किसान जानबे करता। तो मूंग वर हम अपन खेत की तैयारी कैसे करें आवा सबसे पहली ये दोनों बात ले जान लेते। जो मूंग की फसल है ये अपने आप में काफ़ी लाभदायक फसल है। अगर हम देखें मूंग को तो ये मुख्य दलहनी फसलों में एक फसल आती है जिसकी छत्तीसगढ़ में बहुत संभावनाएं हैं खेती की और किसान भाई कर भी रहे हैं। मूंग में सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत आसानी से पच जाता है और इसमें करीब 60 से 62% तक कार्बोहाइड्रेट रहता है, 25 से 1% तक प्रोटीन रहता है और करीब 1.5% तक वसा रहता है। तो ये इतना स्वास्थ्यप्रद रहता है कि स्वस्थ आदमी तो खा ही सकता है, साथ ही साथ जो रोगी है उसको भी आसानी से पच जाता है। और इसका जो चारा होता है वो भी काफ़ी पौष्टिक होता है, जो हमारे पशु हैं वो भी बड़े चाव से खाते हैं। जहाँ तक इसकी जलवायु की बात आती है, छत्तीसगढ़ में इसकी जलवायु के लिए क्या आवश्यकता है, तो जो मूंग है वो करीब हम देखते हैं कि 60 से 75 सेंटीमीटर बारिश में भी ये अच्छे से हो जाता है। इसको बीज के अंकुरण के लिए करीब 15 सेंटीग्रेड टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। और अगर इसकी बढ़वार की बात करें तो इसके वृद्धि काल में करीब 20 से 40 डिग्री सेल्सियस में इसकी वृद्धि अच्छी होती है। हमको इसमें विशेष ध्यान ये रखना पड़ता है जब इसके दाने बनते हैं, फलियाँ बनती है,
है और उसके बाद जो उसका मैच्योरिटी होता है, परिपक्व की अवस्था आती है, उस समय बारिश नहीं होना चाहिए, उस समय शुष्क और गर्म मौसम होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ की बात करें तो इस तरीके की जो जलवायु है वो हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, तो इसलिए इसको हम साल भर चाहें तो खेती कर सकते हैं मूंग की। ज़मीन की बात करें तो मूंग की सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें ज़मीन का या मृदा का बहुत परेशानी नहीं है, ये हर प्रकार की मृदा में हो जाता है। जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। हल्की ज़मीन से लेके भारी ज़मीन तक जितनी भी प्रकार की ज़मीन है छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, चाहे भाटा हो, चाहे डोरसा हो, चाहे मटासी हो, इनमें सभी में हो सकती है। कन्हार या जो भारी ज़मीन हो उसमें जल निकास की व्यवस्था करनी पड़ती है। कई किसान तो भाटा ज़मीन जैसी ज़मीन पे भी मूंग की खेती आसानी से कर लेते हैं। ज़मीन की तैयारी के लिए हमको ये ध्यान रखना है कि हमको इसको 2-3 बार देसी हल या कल्टीवेटर से जुताई कर देनी है और उसके बाद पाटा चला के समतल कर देना है। अगर समतल नहीं होगा तो किसी क्षेत्र में पानी का जमाव हो सकता है, जो कि मूंग की फसल के लिए नुकसानदायक हो सकता है, उसकी वृद्धि को प्रभावित कर सकता है। और अगर हम गर्मी के मौसम में मूंग की खेती कर रहे हैं तो जैसी ही रबी की फसल की कटाई हो तो उसके बाद पलेवा दे के खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। संगी हो, मैं जाना था किसान भाई मतलब जैसे ही ज़मीन के तैयारी के पता लग जाते कैसे ज़मीन तैयार करना, जलवायु ठीक है, तो दूसरे संसो खरमन के दिमाग में आते का कि बीजा कौन से होना चाहिए। काबर कि बीजा के हिसाब से ही फल पौधा होते, तुम जानता हो जैसे से दाई दादा तैसे तैसे लैका। तो ओकरे स्थिति एखर जो बीजा है मूंग के, तो उन्हें पुराना बीजा काम करी कि कोई नया बीजा भी आए है, वो बीजा के का विशेषता है, वो बीजा लगा के पहली कैसे तैयारी करना है, कतका दूरिया में डालना है और 1 हेक्टेयर में कतका बीजा लग जाही, ये सब बात जानना जरूरी ना संगवारी हो, तभी तो बढ़िया खेती हो पाही। तो आओ अयुल जान लेते हमारे आज के विशेषज्ञ जी से। चूँकि जैविक में हम मूंग की खेती कर रहे हैं तो हमको इसकी किस्मों का बड़ा ध्यान देना पड़ता है कि हमको ऐसी किस्मों का चयन करना है जिसमें जो छत्तीसगढ़ में बीमारियां आती है इसमें वो बीमारियां नहीं आए। जैसे पीला मोजेक है, उस बीमारियों का काफ़ी प्रकोप रहता है, तो ऐसी बीमारी ना आए वैसी किस्मों जो प्रतिरोधी है, जैसे हम 1, हम 12, हम 16, प्रज्ञा, पैरी मूंग, पूसा विशाल, इन किस्मों का हम चयन कर सकते हैं। इन किस्मों को आप जैविक खेती में लगाया जा सकता है। लगाने का जो तरीका है वो ये रहता है कि इसको हमको छिड़काव विधि से नहीं लगाना है, इसको हमको कतार से लगाना है। तो देसी हल के पीछे लाइन में, कतार में, कुंडों में इसकी बुआई कर सकते हैं या हम सीड ड्रिल के द्वारा भी कर सकते हैं। खरीफ के सीज़न में अगर हम बुआई कर रहे हैं तो हमारे जो बीज की मात्रा रहेगी वो 12 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर रहेगी। और अगर ग्रीष्मकालीन में अगर हम बुआई कर रहे हैं गर्मी के महीने में, तो हमको जो हमारा बीज दर होता है उसको बढ़ाना पड़ता है। वो करीब 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से हमको बीज की व्यवस्था करनी पड़ती है। जो कतार से कतार की दूरी है वो हमको खरीफ में 30 से 45 सेंटीमीटर तक रख सकते हैं और गर्मी के मौसम में हमको इसको 30 सेंटीमीटर रखना चाहिए। पौधे से पौधे की जो दूरी है वो 10 से 12 सेंटीमीटर हम रख सकते हैं। खरीफ के मौसम में हम इसकी बुआई जो है वो जनरली 15 जुलाई से लेके अगस्त के दूसरे सप्ताह तक कर सकते हैं। और ग्रीष्मकालीन जो मूंग होता है, रबी की फसल की कटाई के तुरंत बाद हमको इसकी बुआई कर देनी चाहिए। खेत की तैयारी करने के बाद जनरली हम फरवरी और मार्च में छत्तीसगढ़ में मूंग की बुआई कर सकते हैं। लेकिन बीज को बोने से पहले हमको जो ध्यान देने वाली बात है, हमको इसका बीजोपचार करना बहुत आवश्यक होता है। बीजोपचार करने का कारण ये है क्योंकि जैविक विधि से हम लगा रहे हैं तो हमको शुरू से ही बीज में इतनी ताकत देनी चाहिए कि वो किसी भी प्रकार से रोग या कीट के आक्रमण से अपने आप को बचा पाए। और साथ ही साथ हमारी उर्वरता के लिए भी कुछ हम कल्चर का उपयोग करते हैं, उनके थ्रू भी बीजोपचार करना चाहिए। अगर हमारे पास बीजोपचार के जैविक विधि में बहुत सारे ऑप्शन हैं, चाहे तो हम इसका बीजामृत के माध्यम से पौधों में रोग और से बचाने के लिए बीजामृत का उपयोग कर सकते हैं, या हमारे पास कुछ कल्चर आते हैं जैसे ट्राइकोडर्मा है, सीडोमोनास है, इनको 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से इनसे बीजोपचार किया जा सकता है, ताकि हमको भविष्य में किसी भी प्रकार के कीड़े या बीमारी की समस्या ना हो, खासकर फफूंद से संबंधित बीमारियां ना हो। दूसरा, चूँकि आप देखेंगे कि इसके जड़ों में जो होता है वो एक नोड्यूल रहता है, ग्रंथि रहती है, और इस ग्रंथि में राइजोबियम नाम का एक जीवाणु रहता है। और ये जो जीवाणु होता है ये वातावरण से स्वतंत्र नाइट्रोजन को, नत्रजन को लेता है और उसको
पौधे को प्रदाय करता है। तो इस प्रकार एक तरह से देखें तो हमको ये यूरिया की तरह पौधों को देने का कार्य करता है। तो इसका भी कल्चर उपलब्ध है। इस कल्चर से भी हमको 5 से 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से कल्चर का उपयोग करना चाहिए। साथ ही हमारी जो ज़मीन होती है उसमें फास्फोरस की मात्रा होती है, लेकिन ये फास्फोरस ऐसे रूप में होता है कि इसको जो हमारा पौधा होता है उसकी जड़ें ले नहीं पाती है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास एक पीएसबी कल्चर करके भी आता है। ये इसमें कुछ बैक्टीरिया रहते हैं, इन बैक्टीरिया और फंगस रहते हैं। ये क्या करते हैं कि जो जड़ों में ज़मीन में जो फास्फोरस अनुपलब्ध रूप में है उसको उपलब्ध रूप में चेंज कर देते, परिवर्तित कर देते हैं, जिससे जो हमारा पौधा है, मूंग का पौधा है, उसको ले पाए। तो इनका भी हमको बीजोपचार इनसे भी करना चाहिए ताकि उनको पोषक तत्वों की भी उपलब्धता बनी रहे। अब तीसरैया संगवारी हो, जी हाँ पानी तिहाँ जिनगानी, जी हाँ पानी नहीं है तिहाँ नहीं है जिनगानी संगवारी हो। तो ये पेड़ पौधा मन घलो एक प्रकार के जीवे आए। तो संगवारी हो ई घर बार घलो पानी के प्रबंधन तो सही ढंग से करना बहुत जरूरी है संगी हो। बिन पानी की जिनगानी नहीं है, तुमन जाना था। तो हमारे जो मूंग की खेती है कि काबर के अलग अलग पौधा मन अलग अलग प्रकार के पानी पाते, कोनो ज़्यादा मांगते कोनो कम मांगते, और संगे संग में मौसम के हिसाब से घलो पानी बदले लगते संगी हो। तो एमा शुरू से लेकर के एकर फर के लगत तक ले, फर फूल सबके समय के लगत तक ले पानी कब कब देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, और दे के सबसे बढ़िया विधि का हो सकत है, आवाई हुल जान लेते। देखिए खरीफ के मौसम में तो मूंग के पौधे को आवश्यकता नहीं पड़ती है जल देने की, बल्कि मैं कहूँगा कि अगर भारी ज़मीन है तो बिल्कुल आप जल निकासी की व्यवस्था करके रखें। नहीं तो अगर पानी का जमाव हो जाएगा ज़्यादा समय तक के लिए तो हमारा जो मूंग का पौधा है वो सड़ सकता है और नाना प्रकार के उसमें रोग हो सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जल निकास की व्यवस्था करना है। लेकिन अगर खरीफ के मौसम में ऐसा समय आता है कि बहुत लंबे समय तक बारिश नहीं होती है, बीच में कुछ ऐसा आता है, सूखापन आता है, खासकर जब उसमें दाना भरने की समय है, तब हमको एक इरिगेशन देना चाहिए। और अगर हम ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती कर रहे हैं तो हमको 10-15 दिन के अंतर से इसमें पानी देते रहना चाहिए, खासकर 20 से 25 दिन में और 35 से 40 दिन में। इस प्रकार से 3 हमको सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिए। संगी हो आज के हमारे ये मूंग के जैविक खेती के जो विषय के चर्चा है तेन तो चलते रही, आवा एक छोटे संदेश ले लेते। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत
उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। संदेश के बाद संगवारी हो तो हरमन के फिर से मैं स्वागत करत हूँ। आओ आज के हमार जो विषय है तेखर बातला आगू बढ़ेन। अब बात है संगवारी हो कि जब हमार पौधा तैयार हो गए, पानी की प्रबंधन हो गई, बीजा बढ़िया चल दिस, अब समस्या ये आते या करना जरूरी होते कि खाद के प्रबंधन कैसे करे जाए। हम खातू में कौन सा डारीन, कब डारीन, कौन विधि से डारीन। अब जैविक ये है तो जैविक पर खातू अलग अलग ही संगवारी हो, रसायन खातू तो लगाए नहीं। संगे संग में यूँ बात ला जानना है कि एक बात जो उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला होते कि हमारे जतका खातू है, माटी है, पानी तेनला खरपतवार मन पी लेते और वो मन बाढ़ते वो हमारे असली फसल नुकसान पहुँचते। तो खरपतवार के नियंत्रण कैसे करे जाए, आवा ये दोनों बात ला जान लेते। देखिए, जैविक खेती कर रहे हैं अगर मूंग की, तो इसमें खाद प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि इसमें हम किसी भी प्रकार के रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो इसी के लिए आवश्यकता है कि हम जब अंतिम जुताई कर रहे हैं उसी समय गोबर की खाद करीब 7 से 8 टन प्रति हेक्टेयर की दर से हम उपयोग करें। और ये अगर केचुआ खाद है तो आप केचुआ खाद 2 से 3 टन प्रति हेक्टेयर के दर से उपयोग कर सकते हैं। या फिर आपके पास किसी भी प्रकार की तिलहनी वाली फसलों के केक्स हैं तो उनका भी आप 1 टन प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग कर सकते हैं। इन तीनों में से किसी का भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये 2-3 प्रकार के उपलब्ध है तो मैं कहूँगा कि आपको ज़्यादा अच्छा है किसी भी एक प्रकार के खाद का उपयोग करने की अपेक्षा आप 2 या 3 प्रकार के खादों का उपयोग साथ में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि ये जितने भी है, चाहे केचुआ खाद हो, चाहे गोबर की खाद हो, चाहे हमारे ऑयल केक्स हो, तिलहनी फसलों के जो तेल निकालने के बाद जो केक्स बन जाते हैं उनका उपयोग करें अगर तीनों का आपस में साथ में मिला के। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि हर जो खाद है वो उसमें अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व होते हैं और साथ ही साथ उनका जो पोषक तत्वों को देने का या उसको छोड़ने का जो समय है वो जनरली अपघटित होते हैं। अपघटित होने के बाद वो पोषक तत्व
पौधों को मिल पाता है। तो अपघटित होने का जो समय है हर किसी में अलग होता है। अगर ये 2-3 प्रकार के हम साथ में मिला के दें तो उससे होता ये फ़ायदा है कि पूरे जो मूंग की फसल है उसके पूरे जीवन काल में कभी भी खाद या पोषक तत्व की कमी नहीं होती है। तो कुछ जल्दी दे देते हैं, कुछ देरी से अपघटित होके देते हैं, तो ऐसा ये बैलेंस बना रहता है। और इसके बाद जब भी आपको समय मिले तो हम गौमूत्र, जो हमारे गांव में गाय होती है, हमारे पास जो गाय है, उनके मूत्र को 2-3 लीटर प्रति स्प्रेयर, जो हम नैपसेक स्प्रेयर का उपयोग करते हैं, 3 लीटर गौमूत्र लें और स्प्रेयर को उसमें भर दें और जब भी 15-20 दिन के अंतर से इसका स्प्रे करें। इसका ये बहुत लाभदायक है। इससे तुरंत अगर आपके खेत में या मूंग में कुछ कमी दिखाई दे रही होगी तो ये तुरंत के तुरंत उसको ठीक कर देता है। तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और राइजोबियम और पीएसबी का तो हमने बीजोपचार किया ही हुआ है, तो वो बिल्कुल करें। फास्फोरस की कुछ मात्रा कम पड़ जाती है जब हम देते हैं, तो उसके लिए हम रॉक फास्फेट का उपयोग कर सकते हैं। प्रति हेक्टेयर करीब 4 बोरी हमको रॉक फास्फेट देना पड़ेगा। और अगर हम कतार में बुआई कर रहे हैं तो अगर वर्मी कंपोस्ट दे रहे हैं, केचुआ की खाद दे रहे हैं या केक दे रहे हैं, ऑयल सीड, तो ध्यान दें कि ज़्यादा अच्छा होगा कि हम उस कतार में ही हम खादों को दें। खरपतवार के लिए हमको इसमें चूँकि किसी भी प्रकार के शाकनाशी का या खरपतवार नाशी का उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो हम इसमें निंदाई करते हैं। कम से कम 2 बार हमको निंदाई लगती है। करीब 30 से 40 दिन हमको इसको खरपतवारों से दूर रखना पड़ता है। तो हम पहली जो निंदाई है वो 20 से 25 दिन में कर ले और जो दूसरी निंदाई है वो 35 से 40 दिनों के अंतराल में हम इसकी दूसरी निंदाई कर ले। निंदाई हाथ के द्वारा भी हो सकती है। आजकल कुछ साइकिल व्हील हो, ऐसे कुछ यंत्र भी बने हुए हैं जिनका उपयोग करके किसान भाई खरपतवार प्रबंधन अच्छे से कर सकते हैं। संगियो, अब नंबर है आखिरी में। पूरा तू मन जानते हो कि लइका कस पालेल पड़ते पेड़ पौधा मन ला, तो अब हमार मन के खाद के प्रबंधन बढ़िया हो गए, खरपतवार ल घलो निकाल देन। अब जरूरी का है कि ये बात पक्का है कि कुछ न कुछ कीट या कुछ रोग जौन है तेरे शरीर में भुइयाँ में हवा में रिबे करते, तेखर से लगे के संभावना रही। तो मूंग में कौन कौन प्रकार के रोग लगते, ओखर का पहचान है, कौन कौन प्रकार के कीड़ा लगते और कीड़ा लगे से वो पेड़ पौधा मन कैसे दिखे लगते, एखर से हमला कतका नुकसान हो सकते और एखर से बाँचे के का उपाय हो सकते। आवाज़ जानता नवराज के विशेषज्ञ जी से। चूँकि जैविक तरीके से हम मूंग की खेती कर रहे हैं तो हमारी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हमारे पास कोई भी रासायनिक कीटनाशी या फफूंदनाशी का हम उपयोग नहीं कर सकते। तो इसी के लिए हमको शुरू से ध्यान देना पड़ता है कि हमको इसमें जैविक खेती में मूंग की अगर कर रहे हैं तो किस प्रकार से प्रबंधन करना है। तो मुख्यतः जो हम छत्तीसगढ़ में देखते हैं तो एक पीला मोजेक का समस्या देखने में आती है बीमारी। और ये जो पीला मोजेक होता है ये करीब करीब आपकी जो पत्तियां होती है वो इस तरीके से नज़र आएगी और ये काफ़ी नुकसान पहुंचाती है फसल को। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले तो इसका प्रबंधन का सबसे पहला गुण ये है कि हम ऐसी किस्मों का चयन करें जो इससे रेजिस्टेंट हो, जो प्रतिरोधी हो, जिसमें ये लग ही नहीं पाती। ऐसी बहुत सारी वैरायटी है। मैंने आपको जो भी इसमें नाम बताया था, हम 1, हम 12, हम 17, हम 16 और प्रज्ञा, पुष्पा विशाल, ये सभी जो हैं मोजेक से प्रतिरोधी किस्में, इनका हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, अगर आपके खेत में इस प्रकार का पौधा दिखाई दे तो इसको हमको तुरंत उखाड़ के अपने खेत से अलग कर देना है, नहीं तो इससे दूसरी जगह भी फैलेगा। तीसरी बात, ये जो बीमारी होती है वायरस के कारण होता है और ये जो वायरस होता है एक पौधे से दूसरा पौधे में एक वाइट फ्लाई करके एक छोटी सी मक्खी आती है, बहुत छोटी सी, जैसे हम माहो देखते हैं वैसी छोटी सी मक्खी रहती है, उसके द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे में संक्रमण करता है। तो इनको रोकने के लिए और कुछ एफिड और जैसिड करके भी आते हैं, तो उन सब को रोकने के लिए, चाहे कीड़े हो, और इस बीमारी को रोकने के लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि हम एजाडिक्टिन करके 1500 ppm की नीम की आती है दवा, उसका हम उपयोग कर सकते हैं। 5 ml प्रति लीटर की दर से उपयोग कर सकते हैं। ये कुछ और नहीं है, नीम का ही घोल होता है, नीम का ही रस रहता है। चाहे तो किसान भाई इसको अपने घर पे भी बना सकते हैं। घर में बनाने के लिए इनको सिर्फ 5 किलो नीम की पत्ती चाहिए। इस नीम की पत्ती को आप अच्छे से छोटे छोटे टुकड़े में काट दीजिए, इसकी चटनी बना दीजिए, पीस दीजिए और 100 लीटर पानी में इसको मिक्स कर दीजिए। और इस पानी में, इस घोल में आप 5 लीटर जो गौमूत्र उसको डाल दीजिए और 1
किलो गोबर डाल दीजिए और इसको डंडे से अच्छे से हिला दीजिए और इसको कपड़ा ढक के 48 घंटे के लिए 2 दिन के लिए छोड़ दीजिए। बीच बीच में आप दिन में 2-3 बार इसको हिला दीजिएगा। इसके बाद ये दवा तैयार हो गई, आपको मार्केट से लेने की भी ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर पे बनाइए और इसका उपयोग करिए। और जितने भी चाहे एफिड हो चाहे जैसिड हो, जितने भी रस चूसने वाले कीड़े इसमें लगते हैं वो सबका इससे निदान हो जाएगा। हाँ तो संगी हो, मुझे मालूम है कि तुम्हारा बहुत मजा इस वही। तो आज हम जो आप मतलब बताएं तौन विधि से अगर आप मूंग के खेती करी है तो पक्का है खूब फायदा का महा संगवारी हो। और अवैया दरी बार फिर एक नवा विषय लेके हम आपके सेवा में हाजिर होबो। तलघस जम्मो संगवारी मल्ला, जय जोहार।